नमस्ते एवरीवन। आज फिर डॉक्टर महेश परीख हमारे साथ हैं जो हमें आज बताने वाले हैं इमोशनल हेल्थ के बारे में। तो जैसे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेल्थ की ज़रूरत होती है, तो अब हम डिटेल्स में जानेंगे कि इमोशनल हेल्थ क्या है। तो इमोशनल हेल्थ क्या है और कैसे जानें कि हम इमोशनली हेल्दी हैं या नहीं। सर बताइए कि इमोशनल हेल्थ क्या है, जो आपने पहले बताया भी है, एक बार हम दोबारा जानना चाहेंगे, और फिर कैसे जानें कि हम इमोशनली हेल्दी हैं या नहीं हैं। इमोशनल इल हेल्थ क्या है कि हम व्यथित हो गए कि हमारे इच्छा के मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो हम अपसेट हो जाते हैं। ये बहुत आम बात है। और जी, अपसेट तो हम हर रोज सुबह उठते ही हमारे घर पर मेड नहीं आई, या फिर हमारे घर में लाइट नहीं है, या फिर पानी नहीं आया, ऑफिस के लिए लेट हो गए, बहुत सारे कारण हैं अपसेट होने के। जी, मानी हम स्ट्रेस से घिरे हुए हैं और उसके वजह से हम अपसेट होते हैं, व्यथित होते हैं। जी, अब ये स्ट्रेस तो होने वाले हैं। ये स्ट्रेस क्या है सर? कि जब भी परिस्थिति या कोई भी क्रिया हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं है, अनुकूल नहीं है, तब वो स्ट्रेस है। आज के युग में जो सबसे बड़ा कॉज ऑफ डेथ बताया जाता है और हर बीमारी का जो बेस रूट कॉज बताया जाता है वो स्ट्रेस बताया जाता है। तो ये स्ट्रेस तो हम हर रोज झेलते हैं। Correct. और फिर ये स्ट्रेस तो इनएविटेबल भी है, क्योंकि Correct. हमारे स्वभाव के अनुसार तो कुछ होगा नहीं। करेक्ट। और हमारी परिस्थितियां भी बदलती रहेंगी, मेड्स भी हमें तंग करेंगी, पानी भी तंग करेगा, बच्चे भी तंग करेंगे, बॉस भी तंग करेगा, सास भी तंग करेगी और स्पाउसेस भी तंग करेंगे। तो क्या करें फिर हम? हाँ, तो हम क्या करते हैं कि हमारे व्यथित होने के लिए हम दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। जैसे मैं तो ठीक हूँ, मेरा बच्चा बराबर पढ़ाई नहीं कर रहा है, ऐसे में चिंतित हूँ जी। या मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरा बॉस मेरी कदर नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे चिढ़ लगती है। जी। मानी हम हमेशा दूसरों को अपने व्यथित होने के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। जी। और ये व्यथा इतनी आम है कि हम उसको नॉर्मल समझ बैठे। तो व्यथा ना होना इमोशनल हेल्थ है? यस। ओके। तो इन परिस्थितियों में रहते हुए भी हम अगर स्वस्थ रह पाए, व्यथित न हो, तो वो इमोशनल हेल्थ है। तो मुझे आपकी बात से लगा कि ये सब परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन इन परेशानियों के बावजूद हम किसी को ब्लेम ना करें और हम अपना कार्य करते रहें, इमोशनली डिस्टर्ब ना हो, इसे हम इमोशनल हेल्थ कहेंगे। करेक्ट। इंटरेस्टिंग। यस। जो स्ट्रेस है वो अनिवार्य है, इनएविटेबल है। स्ट्रेस अनिवार्य है तो मतलब स्ट्रेस होना ही चाहिए और होगा भी। हाँ जी। लेकिन जो व्यथा है, डिस्ट्रेस है, वो ऑप्शनल है। तो जैसा आपने कहा कि स्ट्रेस अनिवार्य है, इनएविटेबल है, तो फिर उससे हम कैसे बचें? हमको स्ट्रेस से बचना नहीं है, हमको ये जानना है कि उसके साथ कैसे हम निभा पाए, उसके साथ कैसे जी पाए। स्ट्रेस से दोस्ती कर लें। दोस्त तो हम आवकार करेंगे, आओ आओ जितना स्ट्रेस आने दो वो नहीं जाना है। ओके। उसके होते हुए भी हम अपना मानसिक संतुलन जारी रखें। ओके। तो स्ट्रेस को समझ लें और फिर उसके होते हुए भी अपने आप को व्यथित ना होने दें, अपने आप को परेशान ना होने दें, और फिर जानेंगे सर से कि स्ट्रेस को हम कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्ट्रेस इतनी भी बुरी नहीं है जी, वो हमें मदद करता है। कैसे? स्ट्रेस की वजह से हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। स्ट्रेस की वजह से कार्यक्षमता बढ़ती है, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर विद्यार्थी को परीक्षा का स्ट्रेस न हो तो वो पढ़ाई करने वाला है। ठीक है। या कार इंडस्ट्री ले लो, पहले 3 मैन्युफैक्चरर्स थे, इन मीन 3, और वो जो बनाते थे बिक जाता था। लेकिन जब मार्केट खुल गए और बढ़िया मॉडल्स आने लगे तो इन तीनों पे ताले लग गए। तो मतलब कंपटीशन और आगे बढ़ने के लिए, कंपेटिटिव होने के लिए और ग्रोथ के लिए स्ट्रेस अनिवार्य है, जरूरी है। स्ट्रेस जरूरी है जी। इसको कहते हैं यूज स्ट्रेस। यूज स्ट्रेस, यूजफुल स्ट्रेस। ओके जी।
लेकिन जब हमको इससे कैसे कोप अप किया जाए वो मालूम नहीं है तो हम व्यथित होते हैं, और नुकसान उस व्यथा के कारण होता है, स्ट्रेस के वजह से नहीं है। तो ये जो कंपेटिटिवनेस है, एम्बिशन है, या फिर आगे बढ़ने की इच्छा है, ग्रोथ के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये भी एक स्ट्रेस देते हैं, लेकिन ये अच्छा स्ट्रेस है क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने को ये प्रोपेल करता है। लेकिन जब हम इस स्ट्रेस से अपने आप को व्यथित करते हैं या फिर इस स्ट्रेस से परेशान हो जाते हैं, तब ये बुरा बन जाता है, इसको डिस्ट्रेस बोलते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस अपने आप में बुरा नहीं है। स्ट्रेस हमें मदद करता है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए इसको यूस्ट्रेस भी कहते हैं। लेकिन यदि हम इसी स्ट्रेस से तनाव में आ जाते हैं और व्यथित होने लगते हैं और इम्बैलेंस हो जाते हैं, अपना बैलेंस खोकर हम गुस्से में, जेलसी में या फिर नफ़रत में बदल जाते हैं, तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और वो डिस्ट्रेस कहलाता है। इससे हमें बचना है। तो जब स्ट्रेस आ गया जीवन में, तो फिर हमें क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर किसकी मदद लेनी चाहिए? जैसे आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, तो एक व्यक्ति को कैसे पता चले कि साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास या जीपी के पास कैसे हम जाने कि ये स्ट्रेस की वजह से बीमारी है और हम किसके पास जाएं? हाँ, तो उसके विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कॉमनर्स कौन है? तो एडवाइज़र, और वो तो मुफ्त में मिल जाती है सलाह। वो तो हम थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए तो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, घर पे शेयर करते हैं, तो वो सलाह देते हैं। बिल्कुल सही है, बराबर। और वो सलाह जो देने वाला है उसको लागू पड़ती है, लेने वाले को नहीं लागू पड़ती। तो सबसे पहला लेवल है जो एडवाइजर्स, जो हमारे घर पर पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आसपास के जो लोग हैं, हम जिनसे बात शेयर करते हैं अपनी, तो वो सलाह दे सकते हैं। वो सलाह हमारे लिए एप्लीकेबल हो सकता है ना हो, क्योंकि दैट इज़ नॉट एन एक्सपर्ट एडवाइस। वो हमारे स्वभाव और हमारे हालात को उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। नेक्स्ट लेवल आता है, सर आप बताएं। गाइड। ओके, गाइड मानी जैसे समझो, अगर आपको बम्बई से दिल्ली जाना है तो आप किससे पूछ सकते हो कि कैसे जाया जाए, तो कहेगा कि आप ट्रेन से जा सकते हो, आप प्लेन से जा सकते हो, आप बाय रोड भी जा सकते हो। तो उसने आपको गाइड किया। तो वो भी एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है, वो सिर्फ गाइडेंस है। गाइडेंस है, मानी उसके पास मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, माहिती है जो आपको देता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको थोड़ी नॉलेज है या वो ऐसे हालात से निकल चुका है, वो ऑलरेडी उस मार्ग पर एक बार चल चुका है या फिर उस इमोशनल डिस्ट्रेस से निकल चुका है, इसलिए वो आपको गाइड कर रहा है, बट ही डजंट हैव द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। थर्ड लेवल पे देखते हैं कौन सा हमें व्यक्ति मिलता है। जी, वो है काउंसलर। जी, वो सिर्फ आपको गाइड नहीं करता है, लेकिन जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से आपके लिए कौन सा माफक आएगा, कौन सा सूटेड होगा, उसके लिए आपसे साथ चर्चा करता है, सलाह मशवरा करता है। जैसे अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो प्लेन से जाओ, पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन समय है, आराम से जाना है, ट्रेन से जाओ। या आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाना है तो अपनी कार से जाओ। तो आपको क्या चाहिए उसके मुताबिक आपसे विमर्श करके वो एक नतीजे पे पहुंचता है कि आपके लिए ये उचित है। सो थर्ड लेवल जो है वो है काउंसलर, जिसको ज्ञान है, जो आपके साथ चर्चा करता है, जो आपको सपोर्ट करता है, आपको समझता है। जैसे सर ने अभी बताया कि उसे मालूम है आपको कहाँ जाना है, वो आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कि आपको क्या चाहिए, ऐसी चर्चा करके आपको एक नतीजे पर, आपको एक डिसीजन पर ले आता है विच सूट्स यू बेटर। लेकिन वो क्वालिफाइड है, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे हमें कौन सी हेल्प मिलती है। जी, फिर आता है ट्यूटर। ट्यूटर, ओके। वो सिर्फ नतीजे पे नहीं पहुंचता है, लेकिन वो फॉलो अप भी करता है कि क्या आपने टिकट बुक की, क्या आपने सामान बांधा,
ओके, ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट स्टेप इज ट्यूटर। आफ्टर काउंसलर वी हैव अ ट्यूटर। काउंसलर ने मदद की थी हमें ये डिसीजन लेने में कि हमें कैसे जाना है, लेकिन ट्यूटर जो है वो हमें उस नेक्स्ट स्टेप पर कि कैसे हमें वहाँ जाना है उसकी भी मदद करेगा और फिर फॉलो अप भी करेगा, कॉल टू एक्शन भी लेकर आएगा, अकाउंटेबिलिटी भी रखेगा। तो वो आपके लिए हो गया ट्यूटर। जी। उसके बाद आता है मेंटोर। ओके, वो भी फॉलो अप करता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं, इन जनरल कहाँ तक पहुंचे। ओके, तो वो भी आपको आपकी जो यात्रा है उसमें मदद करता है। सो नेक्स्ट स्टेप है मेंटोर, जो आपका ओवरव्यू लेंगे, जो आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहे हैं लेकिन ओवरव्यू रख रहे हैं कि आपको जहां पहुंचना है, क्या आपने यात्रा शुरू कर दी है, आपने चलना शुरू कर दिया है और वहां पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो आपका मेंटोर हैं और आपको सलाह दे रहे हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं आपको, दे आर वॉचिंग यू बेसिकली। जी। और उसके बाद है साइकोथेरेपिस्ट। वो कहेगा आपको दिल्ली जाना क्यों है। ओके, तो यहां तक बाकी सब लोगों ने जो आपने एजेंडा बनाया उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। ओके, साइकोथेरेपिस्ट क्या करता है, आपका जो एजेंडा है उसी को रिवाइज करता है। ओके, वो रीसेट करता है। वो आपने जो एजेंडा बनाया है क्या आपके लिए वाकई ही उचित है क्या, ये ढूंढ निकालता है। जी, वेरी इंटरेस्टिंग। सो अब मेंटोर के बाद हैं साइकोथेरेपिस्ट, जो आपको चैलेंज करने वाले हैं कि आपने जो डिसीजन लिया था वो फैसला क्या ज़रूरी है, क्या आपको चलना भी उस दिशा में ज़रूरी है या नहीं, जो आप सोच रहे हो वो सोचना ज़रूरी है, क्या आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हो, क्या अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो। तो ये बात को चैलेंज करते हैं आपके साइकोथेरेपिस्ट, जिनके साथ आप केवल बातचीत के माध्यम से ही आगे चलें। अभी तक मेडिसिन की बात नहीं आई है, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है उसके लिए ये जो लेवल्स हैं, अभी तक हमने मेडिसिन की बात नहीं की है। सो टिल साइकोथेरेपी आप अपने विचार कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी को इवैल्यूएट कर रहे हैं, डिसीजन आप ले रहे हैं। साइकोथेरेपिस्ट ने उसको चैलेंज किया है और बताया है कि रीसेट करो, रिवाइज करो कि जाना ज़रूरी है भी सही या नहीं। तो एक पर्सपेक्टिव का डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद देखते हैं अभी हमें कहाँ जाना है। जी। जो साइकियाट्रिस्ट है वो एक मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट है, और जो मैंने आगे बताया था कि जो केमिकल इम्बैलेंस है उसकी वजह से जो मानसिक बीमारियां होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए है, उसके इलाज के लिए है। जी। और इन सब में सिर्फ साइकियाट्रिस्ट ही आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर सकता है लीगली। तो साइकोथेरेपी के बाद हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करते हैं, जिसमें हमारे जो केमिकल इम्बैलेंसेस हैं या फिर हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेजेस ठीक से नहीं एक दूसरे को दे पा रहे हैं और हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। तो साइकियाट्रिस्ट ओनली हैज़ द एबिलिटी और द अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। सर फिर आप ये बात बताइए कि साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं। जैसे पेशेंट को फिजिशियन कहता है कि ये सब इन्वेस्टिगेशन करके आओ, तो हम जाएंगे किसके पास, पैथोलॉजिस्ट के पास। जी। वो सब टेस्ट करेंगे और टेस्ट का रिपोर्ट फिजिशियन को देंगे। जी। तो साइकोलॉजिस्ट यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है, इस जो साइकियाट्रिस्ट टेस्ट ऑर्डर करेगा वो टेस्ट कैरी आउट करेगा। जैसे इंटेलिजेंस की टेस्ट है, पर्सनालिटी की टेस्ट है, ये सब टेस्टिंग करके टेस्ट का रिपोर्ट साइकियाट्रिस्ट को देगा। ओके। सो साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक तरह का पैथोलॉजिस्ट है साइकियाट्रिस्ट के लिए। तो जब आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वेरियस टेस्ट्स वो प्रिस्क्राइब करेंगे, तब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और वो साइकोलॉजिस्ट आपके टेस्ट करेंगे, वो रिपोर्ट जो है वो साइकियाट्रिस्ट के पास दी जाएगी और उसी के बेसिस पर वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। सो सर बहुत अच्छे से आपने समझाया कि जब भी कभी इमोशनल या मेंटल डिसऑर्डर है तो हमें किस सीक्वेंस से और किस किस के पास जाना चाहिए। अक्सर
प्रॉब्लम हो तो हम जान नहीं पाते कि हमें कहाँ जाना है और कैसे इसका ट्रीटमेंट लेना है। समाज में अभी भी स्टिग्मा है इमोशनल इल हेल्थ का भी और मेंटल इल हेल्थ का भी। तो दोनों के जो स्टिग्मा है, इस वजह से लोग या तो अपनी बात कह नहीं पाते हैं और ना उसके बारे में किसी से मार्गदर्शन ले पाते हैं। तो आपने ये बहुत क्लियरली समझा दिया कि कहाँ से शुरू करना है। बहुत सारी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर इतनी डिटेल में समझाने के लिए। इसके बाद की और डिटेल में बातें समझेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।